Welcome back to this new chapter, which is social influences and group processes. So basically इस chapter में we are going to deal with how individuals behavior, thought and emotions are influenced जब वो एक group setting में होते हैं. बेसिकली ये सेट करता है एक स्टेज फॉर एक्सप्लोरिंग वेरियस साइकोलॉजिकल फिनोमिनास जो कि ग्रुप के विद इन अकर होते हैं. तो बेसिकली हम समझते हैं सोशल इन्फ्लुएंस है क्या. हमने लास्ट चैप्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था. इस चैप्टर में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को चेंज करता है ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ अदर, वो चाहे रियल हो या वो इमेजिन्ड हो. तो बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि कैसे हमारे डिसीजंस और एक्शंस ऑफन शेप होते हैं हमारे सोशल इन्वायरमेंट की वजह से. यहाँ पर 3 प्राइमरी फॉर्म्स होते हैं. बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है कन्फॉर्मिटी की वजह से, कंप्लायंस की वजह से और ओबीडियंस की वजह से. हमने इन कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी डील किया हुआ है. अब हम इनको और डिटेल में बात करते हैं. कन्फॉर्मिटी हमने जैसे समझा था कि बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बेसिकली पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है सो वो अपने ग्रुप के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर सके. ये ऑफन अकर होता है ड्यू टू द डिज़ायर टू फिट इन और एक्सेप्टेड बाई अदर्स. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कन्फॉर्मिटी जो है इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि है ग्रुप साइज़. कन्फॉर्मिटी तब ज़्यादा होती है अगर ग्रुप का साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो, बट टू अ सर्टेन पॉइंट. अगर ग्रुप छोटा होगा तो पीपल मोर लाइकली कन्फॉर्म नहीं करेंगे और स्टैंड आउट करने लगेंगे. यूनानिमिटी यानी कि अगर हर कोई ग्रुप में अग्री कर रहा है किसी एक चीज़ पे, तो इंडिविजुअल के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उस ग्रुप ओपिनियन को कन्फर्म कर लें. कोहेजन यानी कि अगर ग्रुप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हैं, तो वहाँ पे कन्फॉर्मिटी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उस हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो. स्टेटस, अगर इंडिविजुअल लोअर स्टेटस का है किसी एक ग्रुप में, तो उसके और चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो अपने हायर स्टेटस मेंबर्स के अप्रूवल के लिए कन्फर्म कर जाता है. पब्लिक रिस्पॉन्स, अगर लोग जो हैं कन्फर्म तब ज़्यादा करते हैं जब उन्हें देखने को मिलता है कि कोई डिसीजन या कोई ओपिनियन पब्लिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है रैदर देन प्राइवेटली, क्योंकि पब्लिक स्क्रूटिनी जो है वो इंक्रीज़ कर देती है एक प्रेशर कि आपको ग्रुप के साथ अलाइन करना ही है. तो बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ग्रुप साइज़, यूनानिमिटी, कोहेजन, स्टेटस और पब्लिक रिस्पॉन्स जो कि कन्फॉर्मिटी को इन्फ्लुएंस करता है. अब हम बात करते हैं कंप्लायंस की. कंप्लायंस बेसिकली एक ऐसा एक्ट है ऑफ अग्रीइंग टू अ रिक्वेस्ट या फिर सजेशन जो दूसरों की तरफ से आया हो, पर्टिकुलरली जब आप परसुएडेड फील करते हो बाय आर्ग्यूमेंट्स या फिर एक्सटर्नल प्रेशर. ये कन्फॉर्मिटी की तरह नहीं है, बल्कि ये इन्वॉल्व करता है कि आप रिस्पॉन्ड करते हो किसी के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की तरफ. जैसे कि इसमें हमने 2 टेक्निक्स की भी बात की थी, फुट इन द डोर एंड डोर इन द फेस. फुट इन द डोर बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर आपके सामने एक छोटी रिक्वेस्ट रखी जाती है ताकि आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकें जब आप एक लार्जर रिक्वेस्ट लेटर ऑन रखो. यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इस तरीके से काम करता है क्योंकि एक डिज़ायर होती है कंसिस्टेंसी की. आप अगर एक बार कमिटमेंट दे देते हो किसी एक छोटी चीज़ को, तो आप मोर लाइकली उस पे जो आगे लार्जर चीज़ आएगी आप उस पर भी अलाइन कर जाते हो क्योंकि आपने अपना पहला डिसीजन, इनिशियल डिसीजन जो लिया होता है उसी के बेसिस पे. नेक्स्ट आता है डोर इन द फेस. ये एक ऐसी टेक्निक है बेसिकली जो इन्वॉल्व करती है कि जब एक कोई अनरीजनेबल लार्ज रिक्वेस्ट पहले बनाई गई हो और आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, और फिर एक फॉलोअप आपको एक स्मॉलर रिक्वेस्ट दी जाती है, वो आपको ज़्यादा रीज़नेबल लगती है. तो इस कंट्रास्ट में, इन दोनों रिक्वेस्ट के कंट्रास्ट में आपको जो सेकंड वाली रिक्वेस्ट होती है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाती है. इस मेथड को बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कंट्रास्ट कहा जाता है बेसिकली, जहाँ पर आप पहली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हो और पर्सन को एक इंक्लिनेशन देखने को मिलता है उसके सेकंड रिक्वेस्ट पे एज अ कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली. इसके लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे. आप जा करके वो वीडियो प्लीज़ विजिट करो, आपको वहाँ से एक फाउंडेशन समझ में आ जाएगा इन टॉपिक्स का. अब बात कर लेते हैं ओबीडियंस की. ओबीडियंस बेसिकली एक ऐसा एक्ट होता है बेसिकली जहाँ पर हम अपने अथॉरिटी फिगर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं.
विदाउट क्वेश्चनिंग। ये एक ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस है जहाँ पर लोग कंप्लाई करते हैं डायरेक्ट कमांड्स की तरफ। यूजुअली किसी एक ऐसे पर्सन से वो कमांड आता है जो कि एक पावर में है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे कि अथॉरिटी फिगर। ये हमने पहले ही बात की कि अगर एक पर्सन लेजिटिमेट है, प्रेस्टिजियस है, अथॉरिटी फिगर है, तो वहाँ पे ओबीडियंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट को या ऑर्डर को बिल्कुल ओबे करोगे ही करोगे। प्रोक्सिमिटी, यानी कि ओबीडियंस इंक्रीज हो जाती है जब अथॉरिटी फिगर फिजिकली क्लोज होता है, वाइल जो विक्टिम है और या जो कॉन्सिक्वेंस है उस एक्शन का वो आपको दिख भी नहीं रहा है, वो अनसीन है, फिर भी आप यहाँ पर ओबीडियंस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डीपर्सनलाइजेशन, यानी कि विक्टिम जो है वो व्यू किया जा रहा है एज डिस्टेंट या एब्स्ट्रैक्ट या वो फुल्ली ह्यूमन नहीं है, तो लोग जो है ज़्यादातर ऑर्डर को ओबे कर लेते हैं रादर देन हार्मिंग देम। ये रिड्यूस कर देता है एम्पैथी या फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ों को। नेक्स्ट आता है नो रोल मॉडल्स फॉर डिफेंस, यानी कि जब आपके पास कोई एग्जाम्पल ना हो, कोई रोल मॉडल ना हो अथॉरिटी को रेजिस्ट करने के लिए, तो इंडिविजुअल्स मोर लाइकली हो जाते हैं ओबे करने के, इवन इफ ऑर्डर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है उनके पर्सनल मैटर मॉरल्स के साथ और एथिक्स के साथ। जैसे कि स्टैनले मिलग्रिम ने ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे ऑर्डिनरी लोग हार्मफुल एक्शंस भी करने लग जाते हैं क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन उनको मिला हुआ है उनके अथॉरिटी फिगर की वजह से। ये हाईलाइट करता है बेसिकली कि कितना पावरफुल इम्पैक्ट हो सकता है ओबीडियंस का हमारे बिहेवियर पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रुप प्रोसेसेस की। ग्रुप प्रोसेसेस बेसिकली रेफर करते हैं टू वेरियस वेज इन विच ग्रुप मेंबर्स जो है इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एज अ यूनिट फंक्शन करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम डील करेंगे कि ग्रुप्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डिसीजंस बनाते हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है ग्रुप डायनेमिक्स का, यानी कि ये बेसिकली वो पैटर्न्स हैं इंटरेक्शंस के और रिलेशनशिप्स के जो भी एक ग्रुप के अंदर में फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप नॉर्म्स होंगे, जैसे कि एक अनस्पोकन रूल होता है बिहेव करने का, कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है सर्टेन मेंबर्स का जिसको हम रोल्स बोलते हैं, और कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं। सोशल लोफिंग क्या होती है? ये बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अकर होता है जब एक इंडिविजुअल बहुत ही लेस एफर्ट लगाता है क्योंकि वो एक ग्रुप टास्क में होता है, रैदर दैन बिकॉज जितना वो अकेले में काम करते हैं उतना उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया। ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे और भी लोग प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से आपकी अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है डी इंडिविजुएशन, यानी कि ये तब होता है जब पीपल एक ग्रुप में है वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपना सेल्फ अवेयरनेस लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर जो भी टिपिकली अलोन में होता वो देखने को नहीं मिलता है। ऐसे फैक्टर्स जैसे कि अनोनिमिटी, ग्रुप साइज़ या फिर अराउजल जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इस फिनोमेना की तरफ, जिससे इम्पल्सिव या डेविएंट बिहेवियर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या कौन कौन से टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी ग्रुप्स, यानी कि वो स्मॉल छोटा सा ग्रुप, क्लोज नेट ग्रुप जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है इंटीमेट और फेस टू फेस इंट्रैक्शंस के साथ, जैसे कि फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप। ये सोशलाइजेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल है और इसी से हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है। सेकेंडरी ग्रुप थोड़ा लार्ज होगा, यहाँ पर ज़्यादा इम्पर्सनल ग्रुप्स होंगे जो कि फोकस करेंगे किसी एक टास्क और गोल पे, जैसे कि रिलेशनशिप्स यहाँ पर लेस पर्सनल होते हैं और ग्रुप की जो प्राइमरी पर्पस है वो टास्क ओरिएंटेड होती है, जैसे कि क्लास का प्रोजेक्ट ग्रुप या फिर आपके ऑफिस में कोई वर्क ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जहाँ पर स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन मेंशन्ड होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट या क्लब। तो वहाँ की जो मेंबरशिप और रोल्स होते हैं वो बेसिकली फॉर्मल होते हैं और क्लियरली डिफाइंड होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स, यानी कि ऐसे फॉर्मेशंस जो कि स्पॉन्टेनियसली बनाए जाते हैं और फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। ये अराइज हो सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट की वजह से या फ्रेंडशिप्स की वजह से या शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की वजह से, जैसे कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप या फिर एक कोई स्टडी ग्रुप जो आप फॉर्म करते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग कैसे होती है ग्रुप में। ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ग्रुप जो है एक बेसिकली एक कंसेंसस पे आता है और चॉइसेस बनाता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि हालांकि यहाँ पर आपको बेटर आउटकम्स देखने को मिल पाएंगे अगर आप इसको इफेक्टिवली मैनेज कर लो तब। अब यहाँ पे एक फिनोमेना आता है ग्रुप थिंक, यानी कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो कि एक्सप्लेन करता है कि ग्रुप की हार्मनी जो है और जो ग्रुप का डिज़ायर है वो
रिजल्ट कर जाता है इरैशनल या फिर डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग में। ग्रुप थिंक में मेंबर्स जो हैं वो सप्रेस कर देते हैं डिसेंटिंग ओपिनियंस को, जिससे कि लैक ऑफ क्रिटिकल एवेल्युएशन और पुअर डिसीजंस देखने को मिलते हैं। ये ऑफन अकर तब होता है जब ग्रुप हाईली कोहेसिव हो स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ में। नेक्स्ट आता है ग्रुप पोलराइजेशन, यानी कि एक ऐसा फिनोमेना जब ग्रुप डिसीजंस जो हैं, डिस्कशंस जो हैं और एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम डिसीजंस तक जाते हैं दैन द इनिशियल इंडिविजुअल इंक्लिनेशन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ये बेसिकली तब हैपन होता है जब लोग बेसिकली परजुएट करने लगते हैं एक दूसरे को ग्रुप में और री करते हैं एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को। अगर हमें ग्रुप थिंक जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है तो उसके लिए हमें एनकरेज करना चाहिए ओपन डिस्कशन, बेसिकली प्रमोट करना चाहिए एक ऐसा कल्चर जहाँ पे मेंबर्स जो है कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर पाएँ अपने ओपिनियंस को, इवन इफ वो ग्रुप में अलग हों या एक मतलब ओपिनियंस उनके डिफरेंट हो। अपॉइंट करना चाहिए एक डेविल्स एडवोकेट, यानी कि किसी एक को ऐसे पर्सन को असाइन करना चाहिए बेसिकली जो ग्रुप के आइडियाज़ को चैलेंज करे, उनके अजम्पशंस को चैलेंज करे, ताकि जो कंसेंसस की तरफ रश है वो प्रिवेंट किया जा सके। इनवाइट आउटसाइड ओपिनियन, यानी कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स लेकर के आना, जिससे कि ग्रुप थिंक जैसे सिचुएशंस अवॉइड की जा सके, नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए जा सके और ग्रुप में जो इंसुलर फॉर्म हो रहा था वो बेसिकली प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट आता है इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ये बेसिकली ये तब होता है जब दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी कि कंपटीशन की वजह से, रिसोर्सेज, पावर या रिकॉग्निशन की वजह से, एज वेल एज वैल्यूज़ में, बिलीव्स में और सोशल आइडेंटिटीज़ में डिफरेंसेस देखने को मिले। इसके कुछ मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जॉब, मनी, पावर, इन चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अगर कोई प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सोशल आइडेंटिटी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन एक ग्रुप के अंदर, जिससे कि आउट ग्रुप या इन्फीरियर जैसा फील होने लगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है, यानी कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, नेगोशिएशन के थ्रू, यानी कि ग्रुप डिस्कशंस करें जिससे कि म्यूचुअल बेनिफिशियल सॉल्यूशंस निकल सके और डिफरेंसेस क्लियर हो सके। मीडिएशन के थ्रू एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होनी चाहिए जिससे कि ग्रुप एक अग्रीमेंट पे रीच आउट कर सके। प्रमोट करना चाहिए पॉजिटिव इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट को, ताकि एनकरेज किया जा सके कोऑपरेशन और इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स, जिससे प्रेजुडिसेस को रिड्यूस किया जा सके और रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने डील किया कि कैसे सोशल फोर्सेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी और ग्रुप डायनामिक्स को भी, इंटरग्रुप रिलेशनशिप्स को भी। हमने ये भी एम्फेसाइज़ किया कि कैसे इंपॉर्टेंस है सोशल इन्फ्लुएंस का हमारी एवरीडे लाइफ में, जिससे कि पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रुप सेटिंग्स में। पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे टॉपिक्स को काफ़ी इजी वे में क्लब कर सकूं, सो दैट अगर आप एक दिन एग्जामिनेशन के पहले भी ये वीडियो देखो तो आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माइंड मैप मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जिससे आप बेटर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।